हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स परिवार। आज के लेक्चर में हम आपकी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने गोली चालक की धारिता, संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से संधारित्र की कुछ डिटेल छूट गई थी। तो इस लेक्चर में हम संधारित्र दोबारा से पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका आकार बढ़ाए बिना हम उसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं संधारित्र क्या होता है वाकई में। तो संधारित्र दो चालकों का वह निकाय होता है जिसके मध्य में कोई कुचालक माध्यम भरा होता है। वो कुचालक माध्यम वायु हो सकती है या फिर कोई पराविद्युत पदार्थ हो सकता है। ठीक है बच्चों, यह ऊर्जा संचय की एक युक्ति होती है, मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो चालक प्लेटें होती है, दो चालक होते हैं जिनमें एक पर धनावेश और दूसरी पर उतना ही मात्रा में ऋणावेश होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये दो चालक ले लेता हूं, इनके बीच में मैं चाहूं तो कोई पराविद्युत पदार्थ भर दूं या वायु भर दूं। वायु भी एक कुचालक माध्यम की तरह काम करती है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया, चालक हो गए दो। अब इनको धनावेश और ऋणावेश देना है समान मात्रा में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लगा देते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाला जो टर्मिनल होगा, प्लस से जो जुड़ा होगा, उसके ऊपर आ जाएगा प्लस क्यू आवेश। ठीक है बच्चों, और माइनस वाला टर्मिनल होगा, उसके ऊपर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश। इसकी साइज कुछ कैसी भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम कोई साइज मतलब शेप बना दी। तो अब अगर मान लो मैं इस बैटरी को भी हटा दूंगा तो इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से रह जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो संधारित्र होता है उसके अंदर ऊर्जा कहां संरक्षित रहती है, कहां संचित रहती है। तो आप ये बताना कि वह दोनों चालक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। अब हम हमेशा से ये कहते आए हैं, या फिर कई किताबों में हमने ये देखा है कि संधारित्र आवेश संचय की एक युक्ति है। ठीक है बच्चों, तो वो गलत बात है। संधारित्र आवेश संचय की युक्ति नहीं है, वो ऊर्जा संचय की है। देखो कैसे, जब मैंने बैटरी से इन दोनों चालकों को कनेक्ट नहीं किया था तो इस निकाय का कुल आवेश कितना था, 0। ठीक है बच्चों, और जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने कोई एडिशनल चार्ज नहीं दिया बच्चों इसको। बैटरी ने क्या किया, इस चालक में से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिए, इस चालक के अंदर भेज दिए। मतलब यहां पर जितना धनावेश उत्पन्न हुआ होगा उतना ही यहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बैटरी ने कोई एडिशनल चार्ज नहीं दिया, बैटरी ने सिर्फ आवेश का क्या किया, स्थानांतरण किया। तो आवेश अब भी प्लस क्यू माइनस क्यू 0 है, पहले भी 0 था। यानी कि आवेश कुछ हमने स्टोर नहीं किया, हमने एनर्जी स्टोर की। बच्चों, एनर्जी स्टोर कैसे करी, देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ऐसा कुछ गोला है, उसके अंदर हमने एक रबर की स्ट्रिप लगा रखी है बच्चों, रबर की स्ट्रिप लगा रखी है, और पानी को मान लो हमने 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, रबर की स्ट्रिप द्वारा। अब यहां पर क्या हो जाए, मैं यहां पर कोई पंप लगा दूं बच्चों। अगर मैं पंप लगा दूं तो इधर से अगर प्रेशर पड़ेगा बच्चों तो ये जो स्ट्रिप होगी वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच्ड हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने क्या किया, कुछ पंप लगा के इसको, ये जो रबर की जो स्ट्रिप थी वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी। अगर मैं इस पंप को बंद कर दूंगा तो ये जो स्ट्रिप होगी वापस इस डायरेक्शन में कुछ काम कर सकती है, मतलब इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर यही सेम चीज, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दूसरे प्रकार की होती है, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे हम अपने फायदे के लिए किसी भी विद्युत परिपथ में लगाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो संधारित्र जो होती है वो आवेश संचय की युक्ति नहीं होती, वो ऊर्जा संचय की युक्ति होती है। ठीक है,
तो बच्चों संधारित्र हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मानों के और अलग अलग आकार आकृतियों के डिजाइन कर सकते हैं। तो हम जनरली बेलनाकार और चकती नुमा संधारित्र यूज करते हैं। आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख सकते हैं, वहां पर आपको दिख रहा है कि संधारित्र किस टाइप के होते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि संधारित्र ऊर्जा संचय की एक युक्ति होती है। तो आप कहोगे कि बैटरी भी तो ऊर्जा संचय की युक्ति होती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या संधारित्र के स्थान पर हम बैटरी को यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होता है नहीं। रीजन यह है कि बच्चों बैटरी और संधारित्र दोनों ऊर्जा संचय की युक्तियां तो है, लेकिन इनकी ऊर्जा को मुक्त करने का, रिलीज करने का तरीका अलग अलग है। बैटरी जो होती है नियत ऊर्जा देती रहती है जब तक कि सारी एनर्जी खत्म ना होती, और संधारित्र होता है वो बहुत कम समय में सारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसकी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है, एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो संधारित्र क्या होता है, बहुत कम समय में सारी ऊर्जा समाप्त कर देता है। तो हमको संधारित्र का क्या यूज आता है, जहां जहां भी उन डिवाइसेस में जहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो थोड़े से समय में, तो हम क्या करते हैं, संधारित्र को यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों का पंखा होता है बच्चों, वहां पर अपन एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का यूज वहां पर क्या है, वैसे तो पंखे को चलने के लिए, चलते रहने के लिए बहुत कम कांस्टेंट करंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको इनिशियल टॉर्क, प्रारंभिक घूर्णन देने के लिए हमको कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज रहता है, पहले चार्ज हो जाता है, और जब भी वो डिस्चार्ज होगा तो पंखा अचानक से रोटेशन मिलेगा और पंखा चल जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कैपेसिटर खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है तो पंखा चल नहीं पाता। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल होता है कैमरे का। जो कैमरे की फ्लैश होती है उसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है बच्चों, छोटा सा। कैपेसिटर का काम क्या होता है, देखो बच्चों, जो फ्लैश होता है, फ्लैश को अचानक से सारी एनर्जी देनी, मतलब फ्लैश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और बहुत कम समय में जरूरत पड़ती है। लेकिन बैटरी क्या करती है, कांस्टेंट करंट देती है, कम करंट देती है। तो हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को बैटरी चार्ज करती है, और कैपेसिटर अचानक से डिस्चार्ज होगा तो हमारा फ्लैश चल जाएगा। यही वजह है कि हम 2-3 फ्लैश को यूज नहीं कर सकते। जो पहले कैमरे आते थे जिनके अंदर फ्लैश चलता था, तो हम कंटिन्यूअस 2-3 बार उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वो बैटरी से चार्ज होगा। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बहुत कम समय के अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहां हम कैपेसिटर यूज करेंगे। तो आज के जमाने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वहां पर बिना कैपेसिटर के कोई सर्किट पॉसिबल नहीं है। मतलब बिना कैपेसिटर के कोई भी सर्किट पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है बच्चों, दो समान ज्यामिति यानी समान ज्योमेट्री और समान क्षेत्रफल की जो प्लेटें होती हैं उनको मैं बहुत कम दूरी पर और समांतर रख दूं एक दूसरे के, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसमें कंडीशन होती है बच्चों कि ये जो दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इस एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। इस वजह से जो प्लेटें होती है वो चालक परत की तरह काम करती है। तो बच्चों अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखेंगे, तो उसके लिए मैं वापस से डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, मैं इस तरीके से देख रहा हूं इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दे रखा प्लेट को, और इसको दे रखा माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आवेश होगा, और माइनस क्यू पर इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, और प्लस क्यू के कारण इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आ जाएगा, प्लस का सिग्मा, और इस पर आ जाएगा माइनस का सिग्मा। इसका एरिया ए लिया था, इसका एरिया भी सेम ही लिया था हमने, ए। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी स्मॉल डी, और डी की जो वैल्यू थी वो ए के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी बच्चों। अब डी की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तो इन प्लेटों को हम क्या कर सकते हैं, चालक परत की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां पर बात करते हैं कि चालक परत अगर इस तरीके से हो, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस आवेश हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो मैं इसको E1 कह दूं, वो होता है परत से दूर, और वो कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है बच्चों। और अगर माइनस की बात करें, तो अगर माइनस वाली कोई प्लेट होती है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसको E2 कह दूं बच्चों, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है बच्चों। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, E1 इस डायरेक्शन में और E2 भी इसी डायरेक्शन में। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं E निकालूं तो वो हो जाएगा E1 प्लस E2।
यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो E की वैल्यू आएगी बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्योंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, Q अपॉन A। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपन रख देंगे वैल्यू, तो E की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बच्चों। अब हम जानते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर देखेंगे बच्चों, V की वैल्यू निकालेंगे। प्लेटों के मध्य ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू समाकलन E dr। ठीक है, E कांस्टेंट होगा तो E भी बाहर आ जाएगा और dr की का समाकलन हो जाएगा, तो अगर मान लो ये लेंथ है तो पूरी d आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E d बच्चों। यहां से तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू E d, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी E इंटू डी, यानी कि E की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा Q d अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा V की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, और हम जानते हैं क्योंकि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो यहां से C इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर आप रख दो Q, नीचे लिख दो V की वैल्यू, तो ये हो जाएगा Q d और ऊपर जाके हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो धारिता की वैल्यू आएगी, जो हमारी धारिता की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बच्चों धारिता का, C इक्वल टू कितना आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये तो हमने वायु या निर्वात की बात करी। मैं यहां पर एक और केस लिख देता हूं, यदि प्लेटों के मध्य कोई एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला माध्यम हो, ठीक है, प्लेटों के मध्य कोई एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला माध्यम होगा, तो हमने ये बोला था कि जब भी मीडियम आता है तो हम लिखते हैं C मीडियम कितना हो जाएगा बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी मीडियम आता है तो आप एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो और एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r रख दो। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर A एप्सिलॉन बाय D कर देंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r अपॉन D। ठीक है बच्चों, देखो A एप्सिलॉन नॉट बाय D तो C की वैल्यू थी और इंटू क्या हो रहा है एप्सिलॉन r, तो यहां CM जो हो जाएगा वो हो जाएगा C इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है बच्चों, तो यहां पर धारिता, अगर मान लो इस प्लेटों के बीच में मैं क्या कर दूं, एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला कोई मीडियम भर दूंगा, तो वहां पर धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगी जितनी की निर्वात में थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, किन किन बातों पे करती है बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला देखा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये फॉर्मूला देखा, यानी कि सबसे पहली प्लेट के क्षेत्रफल पर क्या कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। दूसरी बात, प्लेटों के मध्य दूरी पर, प्लेटों के मध्य दूरी पर भी डिपेंड करती है बच्चों, और वो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जितनी ज्यादा दूरी होगी धारिता उतनी कम होगी और जितनी कम दूरी होगी धारिता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात, प्लेटों के मध्य माध्यम पर, प्लेटों के मध्य माध्यम पर भी डिपेंड कर रही थी बच्चों। जब हमने एप्सिलॉन r पराविद्युतांक वाला माध्यम प्लेटों के अंदर भरा था तो हमारी धारिता जो थी वो एप्सिलॉन r गुना इंक्रीज हो गई थी। तो बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A दे रखा है और मध्य की दूरी उन्होंने D दे रखी है। अगर इनके क्षेत्रफल को डबल कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए तो नई वाली जो धारिता होगी वो कितनी होगी, तो चलो देखते हैं कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और मध्य की दूरी स्मॉल d दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी धारिता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने देखा। तो अब इन्होंने क्या कह दिया कि क्षेत्रफल को इन्होंने कर दिया डबल, तो मैं इसको नए वाले क्षेत्रफल को A डैश लिख दूं, और वो कर दिया इन्होंने डबल, मतलब पहले का 2 गुना, यानी कि 2A कर दिया बच्चों। फिर
दूरी को इन्होंने कर दिया आधा, यानी कि डी डैश नई वाली जो दूरी होगी वो हो जाएगी पहली वाली दूरी की आधी, यानी d/2। ठीक है बच्चों, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, मतलब सी डैश कितना होगा, सी डैश का फॉर्मूला अगर अपन बनाएंगे तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डैश बाई डी डैश, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो सी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए डैश की जगह मैं लिख दूंगा 2a, और बच्चों डी डैश की जगह आ जाएगा d/2, यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है ये वैल्यू हमारी c की है, यानी कि जो c डैश आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 4c, यानी कि जो पहले वाली धारिता होगी उसकी 4 गुना हो जाएगी बच्चों हमारी धारिता। वो इस तरीके से ना पूछकर वो इस तरीके से पूछ लेता कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल a और d ना देता, वो बोल देता कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतना माइक्रोफेरेड है, मान लो कुछ बोल दिया कि इतनी माइक्रोफेरेड है, कि 50 माइक्रोफेरेड थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे पहले c थी, अब क्या हो जाएगा 4c हो जाएगी, या फिर मैं लिख दूंगा कि पहले माइक्रोफेरेड क्या था 50 माइक्रोफेरेड इंटू बराबर क्या था एप्सिलॉन a बाई डी, तो उसकी जगह 4 एप्सिलॉन a बाई डी हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सवाल कभी कभी आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रखा हो। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास ये प्लेटें हैं, इसको प्लस क्यू आवेश, इसको माइनस क्यू आवेश, अब इन्होंने बोला है कि आपने परावैद्युत माध्यम भरना है कंप्लीटली पूरी प्लेटों के बीच में। ठीक है, मान लो ये कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है बच्चों, तो अब इसकी मेरे को धारिता निकालनी है, बीच की डिस्टेंस वही स्मॉल डी और प्लेट का एरिया ए, यहां पर होगा प्लस सिग्मा, यहां होगा माइनस सिग्मा। तो बच्चों अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देखेंगे हम, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बच्चों, देखो पहले आ रहा था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बच्चों मैंने क्या बोला था, यहां पर पूरा मीडियम भरा हुआ है, माध्यम भरा हुआ है, तो वहां पर हमेशा क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देना है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और आप जानते हो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहां पे मैं रख दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहां आप सिग्मा की वैल्यू भी रख दो Q अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बच्चों, ये E की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों अपन, V इक्वल टू ED, V इक्वल टू E इंटू डी, तो यहां पर V इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे E की तो आ जाएगा QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा V की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जानते हैं धारिता, क्योंकि धारिता का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि धारिता का वैल्यू होता है Q अपॉन V, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q ऊपर रख देंगे, V की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा QD, और ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q से Q कैंसिल कर सकते हैं, तो C की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, ये धारिता आ जाएगी। अब देखो ये जो A एप्सिलॉन बाई डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो निर्वात वाली धारिता थी, तो हम ये भी लिख सकते हैं C इक्वल टू, इसको मैं C नोट लिख रहा हूं अभी, C नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये वैसे अपन पहले देख चुके हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यहां C जो है, यहां C नोट जो है वो है A एप्सिलॉन नोट बाई डी, मैं लिख देता हूं वायु या निर्वात माध्यम की जो धारिता थी वो C नोट थी। तो हम क्या कह देंगे, हमको यहां से भी पता चल गया कि समांतर प्लेट संधारित्र में के बीच में हम जब परावैद्युत माध्यम भर देंगे एप्सिलॉन आर वाला कंप्लीटली, तो जो धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो निर्वात में था उससे एप्सिलॉन आर गुना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने देखा था समांतर प्लेट जब कंप्लीटली फिल हो, अब हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम अंशतः भरा हो, यानी पार्शियली फिल हो, या फिर यूं कह दो कि टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टिका रखी हो। तो देखो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक संधारित्र है,
ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दे रखा है, इसको माइनस क्यू आवेश दे रखा है, यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, अब इस बार हमने क्या किया, ये इनके बीच की मोटाई, बीच की जो दूरी है वो डी दूरी होगी, और इस बार हमने कंप्लीटली फिल नहीं किया बच्चों, एक टी मोटाई की प्लेट रख दी, तो फिर धारिता कितनी आएगी। ठीक है, एक टी मोटाई की प्लेट हमने इसके बीच में रख दी बच्चों, और इस टी मोटाई की जो प्लेट है इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है बच्चों। पिछली बार हमने पूरा भरा था, इस बार हमने सिर्फ टी मोटाई तक भरा, तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम विभवांतर और विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो बच्चों वायु भाग में कितना विभवांतर होगा, सॉरी वायु भाग में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो मैं यहां निकाल देता हूं वायु भाग में विद्युत क्षेत्र। वायु भाग में कितना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, उसको बच्चों मैं ई नोट लिख रहा हूं। ठीक है, और वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, और माध्यम भाग में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो माध्यम भाग में बच्चों विद्युत क्षेत्र जो होगा उसको मैं ई लिख रहा हूं, और ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये अपन निकाल चुके बच्चों पिछली बार। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या किया, सिग्मा की भी वैल्यू रख दी और एप्सिलॉन की भी वैल्यू रख दी, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो वायु भाग में विद्युत क्षेत्र, वायु भाग कौन सा, ये वाला और ये वाला, और माध्यम भाग कौन सा, ये। तो वायु भाग में विभवांतर अलग होगा और माध्यम भाग में विभवांतर अलग होगा बच्चों। तो हम क्या कर देते हैं, वायु भाग और दोनों में विभवांतर अलग रख देंगे, तो टोटल विभवांतर जो हो जाएगा वो दोनों विभवांतरों का योग हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा V बराबर वायु भाग में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, V इक्वल टू ई इंटू डी। मतलब अब वायु भाग का विभवांतर निकालना होगा बच्चों, तो वायु भाग का विद्युत क्षेत्र इंटू वायु भाग की कितनी चौड़ाई है। ठीक है, तो वायु भाग का विद्युत क्षेत्र है हमारे पास ई नोट, और वायु भाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो पहले वायु भाग की जो चौड़ाई थी वो डी थी, अब टी मोटाई की प्लेट रख दी तो वो कम हो जाएगी, यानी कि वायु भाग की चौड़ाई हो जाएगी डी माइनस टी, प्लस माध्यम भाग में विभवांतर निकालना है, तो माध्यम भाग के विद्युत क्षेत्र से माध्यम की चौड़ाई कितनी है, टी, उससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो यहां पर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नोट का वैल्यू यहां से रखेंगे अपन, तो वो हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस ई की वैल्यू बच्चों यहां से रखेंगे तो वो आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू हो जाएगा बच्चों टी। अब यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, यहां क्या बचेगा, यहां बच जाएगा डी माइनस टी, प्लस वहां से बच जाएगा टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारा विभवांतर हो जाएगा बच्चों टोटल। तो चूंकि धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर रख देंगे Q, नीचे रख देंगे V, यानी Q डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, और ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नोट। बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारी धारिता जो आएगी वो धारिता का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नोट। तो धारिता का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों यहां लिख देता हूं मैं, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारे पास धारिता का फॉर्मूला बनेगा बच्चों जब हम क्या करें, टी मोटाई की प्लेट रख दें। इसको आप उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास C का कितना आया, मतलब जब प्लेट अपन ने टी मोटाई की रखी तो फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नोट A बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया बच्चों। अब अपन डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट लिख लेते हैं, जब परावैद्युत माध्यम
पूर्णतः भरा हो। ठीक है बच्चों, पूर्णतः भरा होगा तो क्या होगा, दोनों प्लेटें होगी और ये टी मोटाई बच्चों पूरे के पूरे भरी रहेगी, यानी कि टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो डी के बराबर हो जाएगी। मतलब पूर्णतः भरा होगा तो क्या होगा बच्चों, टी इक्वल टू हो जाएगा डी के बराबर। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन टी इक्वल टू डी रखते हैं तो देखो क्या दिखेगा अपने को, सी इक्वल टू यहां हो जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नोट ए बाय, देखो डी माइनस टी, तो यहां पर डी इक्वल टू टी रखेंगे तो टी इक्वल टू डी रखेंगे, डी माइनस डी जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे टी और ऊपर चला जाएगा बच्चों, सॉरी टी इक्वल टू डी रखेंगे तो डी में से डी कैंसिल हो जाएगा और यहां बच जाएगा डी, तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी हो जाएगा और एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी हम निकाल चुके हैं कि जो धारिता आती है वायु भाग में उससे एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है। केस 2 की बात करें कि जब परावैद्युत माध्यम ना हो, यानी कोई पट्टिका नहीं रखी हो, यानी कि t इक्वल टू 0 रखना है बच्चों, पट्टिका अंदर होगी नहीं, मतलब सिर्फ वायु भाग होगा, तो निर्वात या वायु भाग में क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां t इक्वल टू जब 0 रखेंगे यहां 0 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन नोट a बाय डी, जो हमने फर्स्ट केस देखा था। ये फर्स्ट केस हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरा वीडियो बहुत ढंग से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप तक कंटेंट पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, ये बात मैं आपको बार बार बोलता नहीं हूं, अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान फैलाने से फैलता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।